नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं सुरेंद्र सारण आप सभी के लिए एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ एक नई क्लास लेकर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, इस चैनल पर आपको यहाँ पर आज की इस क्लास के अंदर बहुत ही बढ़िया जो मटेरियल है वो मिलने वाला है। ये जो टॉपिक है वो रीट भर्ती परीक्षा के अंदर सी टेट या यूपी टेट, एमपी टेट या किसी भी राज्य की जो योग्यता भर्ती परीक्षा है उसके साथ साथ दोस्तों इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न कई बार जो है आपके सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में भी पूछे जाने वाले प्रश्न है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो आज की इस क्लास के अंदर आपके सामने रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप अगर यदि आपके सामने यहाँ पर मैं टॉपिक की बात करूं तो यहाँ पर ये टॉपिक रहने वाला है आज की क्लास के अंदर भाषा कौशल। यानी आज की इस क्लास में अपन भाषा कौशल की चर्चा करेंगे और इसी के साथ में पूर्व भर्ती परीक्षाओं में भाषा कौशल से संबंधित जितने भी जो प्रश्न आए हैं उन सभी टॉपिकों की जो है उन सभी प्रश्नों की है वो चर्चा यहाँ पर करने वाला हूँ दोस्तों। अगर यदि आपने ये वीडियो अगर यदि पूरा देखा है क्लास तो 100% भाषा कौशल से जितने भी जो प्रश्न आते हैं दोस्तों एक भी बाहर जाने वाला नहीं है। रीट के अंदर तो अगर यदि बात करूं तो दोनों लैंग्वेज के अंदर भाषा फर्स्ट और सेकंड दोनों के अंदर इससे संबंधित प्रश्न बनते हैं। यहाँ मैंने भाषा कौशल की बात की है तो जी हाँ दोस्तों, ये हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत या चाहे आपने कोई भी अगर यदि आपने भाषा ली है तो उसमें आपके ये उपयोगी साबित होने वाली क्लास है दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं भाषा कौशल। भाषा कौशल क्या, अगर यदि अपन भाषा कौशल कह दें तो भाषा कौशल को ही दोस्तों अलग शब्दों के अंदर यहां पर मैं कह सकता हूं ये आपके भाषा विकास, भाषा विकास के चरण भी कहलाते हैं दोस्तों। यानी यहां पर अपन भाषा कौशलों को ही क्या कह सकते हैं, भाषा विकास के चरण भी कह सकते हैं। इन्हीं भाषा कौशलों को दोस्तों यहां पर मैं कह सकता हूं भाषा शिक्षण प्रक्रिया के अवयव, भाषा शिक्षण प्रक्रिया के अवयव भी कह सकता हूं दोस्तों। तो भाषा शिक्षण प्रक्रिया के अवयव कह दें, भाषा कौशल कह दें, भाषा विकास के चरण कह दें, ये सभी एक ही चीज है। ये क्या होते हैं, कितने होते हैं, इन सभी की चर्चा पहले अपन यहां पर करने वाले हैं दोस्तों। तो इससे पहले यहां पर भाषा कौशलों की बात करने से पहले दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारी भाषा है चाहे वो कोई भी भाषा हो, ये इसके दो रूप होते हैं। एक तो भाषा का अमूर्त रूप, भाषा का अमूर्त रूप वो ध्वनि रूप होता है दोस्तों, ध्वनि विज्ञान से जुड़ा हुआ होता है। यानी भाषा की एक तो होती है ध्वनि, एक पक्ष ध्वनि, तो और भाषा का जो दूसरा रूप होता है दोस्तों वो होता है मूर्त रूप। और वो भाषा का दोस्तों यहाँ पर लिपि विज्ञान से जुड़ा हुआ लिपि रूप है वो एक तरीके से मूर्त रूप है। और यहाँ पर ध्वनि जो रूप होता है भाषा का वो अमूर्त रूप। यानी भाषा के दो यहाँ पर पक्ष हो सकते हैं, ध्वनि और दूसरा पक्ष हो सकता है लिपि। इन दोनों का जब अपने को ज्ञान करवाना होता है तो कौन कौन से कौशलों की आवश्यकता होती है और उन्हें किस क्रम में जो है उसका शिक्षण करवाया जाना आवश्यक होता है दोस्तों। तो यहाँ पर भाषा शिक्षण के अंदर सबसे महत्वपूर्ण होते हैं भाषा कौशल। और भाषा कौशलों को ही हम क्या बोलते हैं, भाषा विकास के चरण या फिर भाषा शिक्षण प्रक्रिया के अवयव भी कहते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं दोस्तों, एक तो ध्वनि और दूसरा होता है लिपि। अब आपको सबसे पहले अगर यदि किसी बच्चे को आपको एक भाषा का ज्ञान देना है दोस्तों तो उसमें सबसे पहली चीज है यहाँ पर भाषा का जो है लिपि रूप से पहले दोस्तों भाषा की ध्वनि का ज्ञान करवाया जाना। क्योंकि यहाँ पर बच्चा अनौपचारिक रूप से भाषा की ध्वनि का जो ग्रहण है वो जन्म के बाद में ग्रहण करना प्रारंभ कर देता दोस्तों। तो भाषा की ध्वनि का वो ग्रहण है वो पहले से शुरू कर लेता है। और अगर यदि लिपि और ध्वनि में से बच्चे को कौन सी भाषा का ज्ञान पहले दिया जाना चाहिए तो ध्वनि का पहले दिया जाना चाहिए दोस्तों। और लिपि का ज्ञान अपन ध्वनि के बिना सीधे तौर पर नहीं करवा सकते हैं सामान्यतः। तो यहां पर मनोवैज्ञानिक रूप से भी अपन कह सकते हैं कि पहले किसका ज्ञान करवाया जाना चाहिए, ध्वनि का। तो अब यहां पर भाषा कौशलों की इसी की सहायता से मैं यहाँ पे बात करूंगा कि ध्वनि से संबंधित कौन से कौशल है, लिपि से संबंधित कौन से कौशल है। इसके द्वारा अगर यदि आप ऐसे समझेंगे तो ये पूरे समझ में आ जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर अपन इन चारों भाषा कौशलों की चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो एक ध्यान रखना, सीधा सीधा प्रश्न पूछ ले भाषा विकास के यहाँ पर कह सकते हैं चरण, भाषा शिक्षण प्रक्रिया के अवयव या भाषा कौशल कितने होते हैं तो दोस्तों कितने होते हैं, चार होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं तो देखें, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से इसको समझे दोस्तों अच्छी तरीके से। आपको ये क्लास में
पूरा समझ में आ जाएगा कि इसके ये क्रम है तो क्यों है और इनका संबंध किससे है, इनका उद्देश्य क्या होता है। सबसे पहले तो अपन यहाँ पर बात करेंगे भाषा कौशल कितने होते हैं दोस्तों, 4 होते हैं। अब अगर यदि आपको किसी बच्चे को, यानी ये एक छात्र है जिसको एक नई भाषा का ज्ञान करवाना दोस्तों, तो इनमें से यहाँ उस बच्चे को पहले किसका ज्ञान करवाएंगे, तो अभी मैंने यहाँ पर कहा भाषा की ध्वनि है, यानी कि भाषा का जो अव्यक्त रूप है उसका ज्ञान पहले करवाया जाता है बच्चे को, और उसके बाद में यहाँ पर ध्वनि की सहायता से दोस्तों भाषा की जो लिपि होती है, यानी भाषा का जो मूर्त रूप होता है उसका ज्ञान करवाया जाता है। तो यहाँ पर पहले किसका ज्ञान करवाएंगे, ध्वनि का ज्ञान करवाएंगे। अब अगर यदि मान लो अपने को बच्चे को ध्वनि अगर यदि ज्ञान करवाना है, किसी भी भाषा की अगर यदि बच्चे को ध्वनि सुनानी है, उसके अंदर अगर यदि आप सीधे तौर पर बच्चे को कहेंगे कि फ्रेंच भाषा बोलो, तो अगर यदि वो बच्चा उस भाषा से परिचित नहीं है तो 100% वो फ्रेंच भाषा नहीं बोल पाएगा। अगर यदि आप कहते हैं जर्मन भाषा बोले, तो सीधे तौर पर वो भाषा से अगर यदि आपने उसने कभी वो भाषा सुनी नहीं है तो वो भाषा नहीं बोल सकता है। इसका मतलब यहाँ पर लिपि और ध्वनि में से पहले ध्वनि का जो ज्ञान करवाया जाता है, लेकिन सबसे पहले बच्चे के दिमाग में ध्वनि को क्या करेंगे, जब तक बच्चे के दिमाग में ध्वनि डालेंगे नहीं, यानी ऐसा बच्चा अगर यदि कोई जन्म से ही उसने किसी प्रकार की ध्वनि को नहीं सुना, यानी कि जो बच्चे एकदम से बहरे होते हैं जिन्होंने किसी ध्वनि को नहीं सुना है, तो दोस्तों उसके जो है भाषा के दूसरे रूपों का भी विकास बड़ी मुश्किल से होता है। तो इसी वजह से बच्चे के अंदर सबसे पहले ध्वनि का ज्ञान, और ध्वनि में भी बच्चे को पहले क्या करवाई जाती है, ध्वनि को सुनाया जाता है। यानी सबसे पहला जो यहाँ पर अगर यदि कोई सोपान है तो दोस्तों वह कौन सा होता है, भाषा के अंदर श्रवण का कार्य, यानी भाषा विकास के अंदर सबसे पहला जो चरण है वो श्रवण होता है। यानी भाषा विकास या शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे पहला काम अगर यदि करवाया जाता है तो श्रवण करवाया जाता है। इसलिए भाषा का प्रथम कौशल भी कौन सा माना जाएगा दोस्तों, श्रवण माना जाएगा। और यहां पर कह सकते हैं ये भाषा विकास का, भाषा शिक्षण प्रक्रिया का एक आधार भी माना जाता है। सभी चारों कौशलों का आधार भी कौन सा कौशल माना जाएगा, श्रवण कौशल माना जाएगा। तो ध्यान रखें दोस्तों, भाषा जब बच्चे को आप सिखाते हैं तो सबसे पहला ही एक ही काम हो सकता है। पहले मैंने यहां पर 2 भाग कर दिए भाषा के, ध्वनि और लिपि। इनमें से पहले मैंने आपको बता दिया कि पहले ध्वनि का ही ज्ञान करवाया जा सकता है, दूसरा ज्ञान नहीं हो सकता है। यानी लिपि पहले सीधे तौर पर बच्चे को नहीं सिखाई जा सकती है, पहले ध्वनि का ज्ञान करवाया जाना चाहिए। और ध्वनि के लिए पहले बच्चे को ध्वनि सुनानी पड़ेगी, तभी है वो बच्चा उस ध्वनि के अनुसार, जो ध्वनि सुनेगा उसी के अनुसार दोस्तों यहाँ पर उस ध्वनि का क्या करेगा, वो यहाँ पर भाषण करेगा या कथन करेगा दोस्तों। तो भाषण कह दें या दूसरे शब्दों में इसी को क्या कह दें, कथन। तो दोस्तों यहाँ पर जो है श्रवण के आधार पर ही क्या करता है, भाषण और कथन। यानी अगर यदि यहाँ पे मैं कह दूं तो दोस्तों इसकी सहायता से बच्चा यहाँ पर भाषा की जो है श्रवण की सहायता से भाषा क्या करता है, ग्रहण। तो इसका मतलब ये जो श्रवण है, जिसको हिंदी में सुनना, इंग्लिश में जो है लिसनिंग अगर यदि अपन कह सकते हैं, तो ये जो क्रिया है ये भाषा ग्रहण करने के लिए की जाती है। तो ध्यान रखना, श्रवण है वो ग्रहण संबंधी कौशल है, भाषा का प्रथम कौशल है, भाषा विकास या भाषा शिक्षण प्रक्रिया का प्रथम अवयव माना जाता है। चारों भाषा कौशलों का आधार कौशल श्रवण, श्रवण का मतलब सुनना, यानी ये जो है भाषा ग्रहण करता है। तो श्रवण का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा दोस्तों, सुन करके ग्रहण करना। यानी अपन यहाँ पर कह सकते हैं श्रवण का मुख्य उद्देश्य श्रुत्वा ग्रहणम हो जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य सुन करके भाषा को ग्रहण करना इसका मुख्य उद्देश्य है, और ये जो दोस्तों ग्रहण संबंधी कौशल है। और यहाँ पर जब श्रवण करेगा उसके बाद में ही क्या होगा, भाषण। तो यहाँ पर भाषण के संबंध में सुने कि भाषण का आधार कौन सा कौशल, श्रवण कौशल। भाषण कह दे या कथन कह दे, दोनों ही एक ही। दूसरा, श्रवण के बाद में कौन से कौशल का विकास हो सकता है, तो श्रवण के बाद में दूसरा भाषण कौशल का ही विकास हो सकता है दोस्तों। श्रवण भाषा शिक्षण प्रक्रिया का या भाषा कौशलों में पहला ही कौशल है श्रवण। तो यहाँ पर ये भाषण है वो कौन सा कौशल हो जाएगा, दूसरा कौशल है वो भाषण हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों
जो आपके ये भाषण, इसमें बच्चे के दिमाग में जो भी भाषा की ध्वनि प्रवेश की हुई होती है वो उसी का क्या करता है, कथन करता है। अगर यदि उस बच्चे के दिमाग में कोई भी भाषा नहीं है, जैसे मान लो जो बच्चा जन्म से ही बहरा होता है, तो दोस्तों वह निश्चित तौर पर गूंगा भी होगा, क्योंकि उस बच्चे ने अगर यदि किसी भाषा को सुना नहीं है तो वह उस भाषा का भाषण भी नहीं कर सकता है। यानी जब बहरा है जन्म से ही, तो इसका मतलब है उस बच्चे ने किसी भाषा को सुना ही नहीं है, तो वो किसी भाषा का कथन भी नहीं कर सकता, भाषा बोल भी नहीं सकता। अपनी अपनी अभिव्यक्ति को वो चीख और चित्कार वगैरह के माध्यम से अभिव्यक्त करता है दोस्तों, क्योंकि उसने किसी भाषा की ध्वनि को सुना ही नहीं है। जो इसीलिए अपन कह सकते हैं कि भाषण का मुख्य जो आधार है वो कौन सा होता है, श्रवण होता है। और इसी के आधार पर किसका विकास होता है, भाषण कौशल का विकास होता है दोस्तों। अब आती है बात भाषण की। दोस्तों भाषण के अंदर छात्र क्या करता है, अपने दिमाग में जो भी यहाँ पर ध्वनि होती है उसकी अभिव्यक्ति करता है। तो इसका मतलब ये जो भाषण है वो अभिव्यक्ति संबंधी कौशल है। कैसा कौशल है, अभिव्यक्ति संबंधी कौशल है। तो श्रवण है वो ग्रहण संबंधी कौशल है और भाषण है वो अभिव्यक्ति संबंधी कौशल है। और इसमें यहां पर वो अभिव्यक्ति कैसे करता है दोस्तों, मौखिक अभिव्यक्ति करता है। तो इसका मतलब अगर यदि आपको पूछ ले भाषण कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो भाषण का मुख्य उद्देश्य है मौखिक अभिव्यक्ति करना। और मौखिक अभिव्यक्ति यहाँ पर दोस्तों भाषा जो है वो एक तरीके से जब बच्चा आदान प्रदान करता है तो उसमें ग्रहण और अभिव्यक्ति दोनों होना जरूरी है। जब यहाँ पर भाषण कौशल के अंदर इसका मुख्य उद्देश्य अभिव्यक्ति हो जाता है, तो दोस्तों यहाँ पर जब भाषण कौशल के अंदर अभिव्यक्ति करेगा तो इसमें सबसे ज्यादा जो महत्व होता है दोस्तों वो किसका होता है, उच्चारण का होता है। ध्यान रखना, अगर यदि पूछ ले कि उच्चारण का सर्वाधिक महत्व कौन से कौशल में दिया जाता है दोस्तों, तो भाषण या फिर कथन कौशल के अंदर दिया जाता है। सबसे ज्यादा उच्चारण का महत्व होता है, उच्चारण का ज्ञान होना आवश्यक होता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा जो भाषा ग्रहण करेगा उसी के आधार पर अभिव्यक्ति भी करेगा। लेकिन अभिव्यक्ति करते समय उसको उच्चारण का अगर यदि सही ज्ञान नहीं है तो इसका मतलब है वो सही अभिव्यक्ति या सही भाषण नहीं कर पाएगा। इसके अलावा भाषण के विकास के लिए यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि भाषण के लिए एक तो सबसे ज्यादा दोस्तों उच्चारण और साथ साथ में यहाँ पर संभाषण पर सर्वाधिक बल दिया जाना चाहिए। तो अगर यदि कह दे कि भाषण के या कथन के विकास हेतु सर्वाधिक जो है वो किसके ऊपर बल दिया जाना चाहिए, संभाषण पर बल दिया जाना चाहिए दोस्तों, जिससे ये जो है भाषण कौशल का विकास अच्छी तरीके से हो सकता है। अब यहां पर देखें दोस्तों, इन दोनों कौशलों से संबंधित बनने वाले सीधे सीधे प्रश्न। भाषा का प्रथम कौशल श्रवण, भाषा का द्वितीय कौशल भाषण, श्रवण कौशल ग्रहण संबंधी कौशल, भाषण कौशल अभिव्यक्ति संबंधी कौशल। श्रवण का उद्देश्य सुन करके ग्रहण करना, भाषण का उद्देश्य मौखिक अभिव्यक्ति। यहां पर एक तरीके से कह सकते हैं यहां पर कि भाषण आप किसको कहेंगे, तो बच्चे के पास में या दिमाग के अंदर जो ध्वनि होती है, ध्वनि को ही यहां पर वाणी के रूप में यानी वाग रूप भाव प्रकटनम भाषणम कथ्यते। वाग रूप भाव प्रकटनम यानी वाणी के रूप में भावों को प्रकट करना ही क्या कहलाता है दोस्तों, भाषण कहलाता है। अब देखें इन दोनों का ही संबंध किससे है, ध्वनि से। यानी ये ध्वनि का ग्रहण होता है श्रवण से और यहाँ ध्वनि की अभिव्यक्ति होता है। तो इसका मतलब ध्वनि से संबंधित कौशल कौन कौन से हैं, पूछ ले ध्वनि कौशल कौन से होते हैं, तो श्रवण और भाषण होते हैं। पूछ ले भाषा के अमूर्त कौशल कौन से होते हैं, तो भी दोस्तों ध्यान रखना कौन से होते हैं, श्रवण और भाषण होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट यहां पर बात करूं दोस्तों लिपि का। जब बच्चे में ध्वनि का विकास हो जाता है तो ध्वनि की सहायता से ही लिपि का ज्ञान करवाया जाता है। तो लिपि के ज्ञान के लिए बच्चे को पहले जो है दोस्तों लिपि का ग्रहण करवाया जाता है, और लिपि का ग्रहण होता है दोस्तों किससे, पठन से। तो यहां पर एक तरीके से कह सकते हैं कि पठन भी ग्रहण से संबंधित कौशल है। और यहां पर बच्चा क्या करता है, भाषा की लिपि को ग्रहण करता है, और वो भी कैसे, पढ़ करके। तो इस पठन का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा, पठित्वा ग्रहणम, ये इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा दोस्तों। पढ़ करके ग्रहण करना पठन कौशल का मुख्य उद्देश्य है। और जब यहां पर पठन कौशल का विकास हो जाएगा तो उसी के आधार पर दोस्तों यहां पर जो है अभिव्यक्ति भी होगी लिपि की,
और लिखित रूप में अभिव्यक्ति। यहां पर एक तरीके से कह सकते हैं बच्चे के दिमाग में जो भी ध्वनि या फिर वाणी के जो भी वर्ण है, उस भाषा के जो भी वर्ण है, उनको लिपिबद्ध करना क्या कहलाता है? लेखन कहलाता है। और लेखन किससे संबंधित कौशल है दोस्तों? अभिव्यक्ति से संबंधित है। लेकिन यहां पर लेखन में वो अभिव्यक्ति कैसा करता है? लिखित अभिव्यक्ति करता है। तो यानी लेखन का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? लिखित अभिव्यक्ति। अब यहां पर देखें दोस्तों, इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण कि एक तो भाषा का पहला रूप ध्वनि, दूसरा लिपि। तो ध्वनि से संबंधित कौशल कौन से? श्रवण और भाषण। लिपि से संबंधित कौन से हैं? पठन और लेखन। ये दोनों ऐसे कौशल है जिससे बच्चे के दिमाग में ध्वनि आती है या लिपि आती है, यानी भाषा का ग्रहण करता है। इनकी सहायता से वो बच्चा क्या करता है? भाषा का ग्रहण करता है। यानी कि अगर यदि पूछ ले भाषा ग्रहण संबंधी कौशल, तो भाषा ग्रहण संबंधी कौशल श्रवण और पठन। और भाषा की अभिव्यक्ति, यहां पर अभिव्यक्ति किसके द्वारा होती है? या तो बोलकर या फिर लिखकर होती है दोस्तों। तो बोलना और लिखना, या संस्कृत में कह दें तो भाषण और लेखन, हिंदी में कह दें तो यहां पर बोलना और दोस्तों लिखना, ये दोनों ही किससे संबंधित है? अभिव्यक्ति से संबंधित कौशल है। तो ये दोनों ग्रहण से संबंधित है और भाषण और लेखन दोनों ही किससे संबंधित है? अभिव्यक्ति से संबंधित कौशल है। अब यहां पर ये जो लिपि है उसको मूर्त रूप भी बोलते हैं, वो भाषा का मूर्त रूप। तो भाषा के मूर्त कौशल कौन से हो जाएंगे? पठन और लेखन भाषा के मूर्त कौशल हो जाएंगे। अमूर्त कौशल श्रवण और भाषण हो जाएंगे दोस्तों। तो ये चार कौशल हो गए। इन्हीं कौशलों को ही हम यहां पर उचित क्रम में बोलते हैं कि भाषा के कौशलों का उचित क्रम क्या है? तो दोस्तों मनोवैज्ञानिक कह दें, आपके स्वाभाविक कह दें, प्राकृतिक कह दें, और या फिर आपके कह सकते हैं उचित। तो उचित क्रम में सबसे पहला होगा श्रवण, दूसरा होगा भाषण, तीसरा होगा यहां पर पठन, और चौथा कौन सा हो जाएगा? लेखन। इसके अंदर दूसरी चीज जो प्रश्न बनने वाली, वो महत्वपूर्ण प्रश्न आप ध्यान रखें यहां पर इंग्लिश के अंदर, या इसी को शॉर्ट में अपन क्रम याद रखने के लिए शॉर्ट में याद रख लें LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये जो चार कार्य होते हैं भाषा विकास के दोस्तों, इन्हीं को उचित क्रम में ही सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि भाषा विकास के लिए क्या इन भाषा कौशलों का उचित क्रम में विकास होना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, इसी क्रम में इनका विकास होना चाहिए और मनोवैज्ञानिकों ने यही क्रम बताया है। लेकिन जब मारिया मोंटेसरी का नाम आ जाए तो ध्यान रखना, मारिया मोंटेसरी ने सबसे ज्यादा किस पर बल दिया? लेखन पर बल दिया दोस्तों। तो लेखन पर बल देने के कारण यहां पर लेखन सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने मानते हुए उसके क्रम क्या बताए? श्रवण, भाषण, लेखन और पठन, मारिया मोंटेसरी के अनुसार। वैसे अगर यदि यहां पे मैं बात कर दूं बाकी सभी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार दोस्तों, यहां पर आपके LSRW, लेकिन जब मारिया मोंटेसरी का नाम आ जाए तो मारिया मोंटेसरी के अनुसार इसका जो क्रम होगा वो आपके क्या रहेगा दोस्तों? श्रवण, भाषण, लेखन और पठन। ये जो है मारिया मोंटेसरी के अनुसार पूछ ले तो इनका क्रम ये रहेगा। लेकिन पूछ ले ऐसे ही सामान्य तौर पर इनका क्रम, या पूछ ले उचित क्रम, मनोवैज्ञानिक क्रम, स्वाभाविक क्रम, तो सबसे पहला कौशल हो जाएगा श्रवण, दूसरा हो जाएगा दोस्तों यहां पर भाषण, और तीसरा हो जाएगा पठन, और चौथा हो जाएगा लेखन। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज कि इसके अंदर दोस्तों यहां पर जो भाषा परीक्षा होती है जब बच्चों की, तो भाषा परीक्षा के अंदर बच्चा क्या करता है? भाषा की अभिव्यक्ति करता है। यानी या तो वो मौखिक रूप में परीक्षा देता है जिसको अपन मौखिक परीक्षा बोलते हैं, या फिर लिखित रूप में परीक्षा देता है तो उसको अपन लिखित परीक्षा बोलते हैं दोस्तों। तो भाषा परीक्षा केवल दो ही प्रकार की हो सकती है, और वो भाषण कौशल के द्वारा मौखिक परीक्षा देता है और लेखन कौशल के द्वारा वह लिखित परीक्षा देता है दोस्तों। तो परीक्षा संबंधी कौशल भी अगर कह दे तो भी कौन से होंगे? जांच कौशल, या फिर आप कह सकते हैं जो आपके एक तरीके से उत्पादन कौशल कह दें, या फिर परीक्षा संबंधी कौशल, तो वो कौन से होंगे दोस्तों? भाषण और लेखन होंगे। इसके अलावा यहां पे इन चारों कौशलों में सबसे महत्वपूर्ण कौशल कौन सा होता है दोस्तों? पठन होता है, क्योंकि यहां पर बच्चा भाषा व लिपि
को एक साथ भाषा की ध्वनि व लिपि, भाषा की ध्वनि व लिपि दोनों जो है वो एक साथ ग्रहण करता है, एक साथ जोड़ करके ग्रहण करता है दोस्तों, एक साथ ग्रहण करता है। यानी इस कारण से यहां पे एक तो पठन, इसी वजह से दोस्तों पठन सबसे महत्वपूर्ण कौशल है। पठन कौशल को दूसरे शब्दों में दोस्तों यहां पर वाचन कौशल भी कहा जाता है। वाचन भी जब यहां पर कह सकते हैं वाचन, जिसके अंदर एक तो बच्चा लिपि का तो ग्रहण करता है और यहां पर उसका ध्वनि रूप में अभिव्यक्ति भी करता है, तो इस कारण से भी वाचन कौशल में यहां पर ग्रहण भी होता है और अभिव्यक्ति भी होती है। इस कारण से आप दोस्तों यहां पर कह सकते हैं इन दोनों कारणों से, एक तो कि बच्चा लिपि और ध्वनि दोनों को एक साथ समन्वय स्थापित करते हुए कौन से कौशल या कौन से चरण के अंदर सीखता है, तो पठन के अंदर। जब उसका पठन शिक्षण होता है तो ध्वनि का भी विकास होता है, लिपि का भी विकास होता है। इस कारण से या कह सकते हैं जब वो वाचन या पठन करता है तो वहां पर उसके लिपि रूप का तो ग्रहण करता है और ध्वनि रूप में उसकी अभिव्यक्ति भी करता है, तो यानी कि ग्रहण भी होता है, भाषा का बुद्धि के अंदर आती भी है और अभिव्यक्ति का भी अभ्यास होता है। तो इस कारण से पठन कौशल सबसे महत्वपूर्ण कौशल है दोस्तों इन चारों कौशलों के अंदर। तो सीधे सीधे क्रम फटाफट से प्रश्न देखें। क्रम, श्रवण, भाषण, पठन और लेखन। ध्वनि संबंधी श्रवण भाषण, लिपि संबंधी कौशल पठन और लेखन, ग्रहण संबंधी कौशल श्रवण और पठन, आपके यहां पर अभिव्यक्ति संबंधी कौशल भाषण और लेखन। चारों का उद्देश्य देखें, श्रवण का सुनने का उद्देश्य सुन करके ग्रहण करना, भाषण का उद्देश्य मौखिक अभिव्यक्ति करना, पठन का उद्देश्य पढ़ करके ग्रहण करना और लेखन का उद्देश्य लिख करके अभिव्यक्ति करना दोस्तों। फिर इनके अन्य नामों की बात करें तो भाषण को ही दोस्तों क्या कहा जाता है, कथन कहा जाता है। यानी जो भी आपके दिमाग में भाषा है उसका वाणी रूप में अभिव्यक्ति, वाणी के रूप में प्रकट करना। और जब लिपि रूप में लिपिबद्ध करना, जब लिपिबद्ध करने की बात आ जाए यानी भाषा के शब्दों को लिपि रूप में अभिव्यक्ति करना, तो वो कौन सा रूप हो जाएगा दोस्तों, वो लिखित रूप हो जाएगा, लिखित अभिव्यक्ति हो जाएगी। अब अपन बात करते हैं कि पहले की जो परीक्षा हुई है उनके अंदर इन कौशलों से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न बने दोस्तों। जी हाँ, चलिए आपके सामने यहाँ पर पहला प्रश्न है वर्णानाम। ये सारे दोस्तों भाषा कौशलों से संबंधित प्रश्न है और जो पहले की जितनी भी परीक्षाएं हुई है उन परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। पहला प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर वर्णानाम रेखात्मक संकेत, यानी कि वर्णों का रेखात्मक संकेतों के रूप में यानी रेखाओं के रूप में लिपि रूपेण निबंधनम, यानी लिपि के रूप में निबंधन करना, यानी भाषा के जो भी रेखात्मक संकेत है उसको लिपि के रूप में, तो दोनों चीजें दे दी, रेखात्मक संकेत भी दे दिया शब्द और लिपि रूप दे दिया। अब ये भाषा का कौन सा रूप कहलाएगा, लौकिक रूप, शास्त्रीय रूप, मौखिक रूप या लिखित रूप। तो जी हाँ दोस्तों, ये भाषा का कौन सा रूप हो जाएगा, लिखित रूप। यहां पर कह सकते हैं भाषा के वर्णों का ध्वनि के रूप में यहां पर निबंधन करना। जब कह दे ध्वनि के रूप में निबंधन करना तो भाषा के वर्णों का ध्वनि रूप में निबंधन कह दे तो वो दोस्तों भाषण कहलाएगा। और जब यहां पर कह दिया कि या तो रेखात्मक संकेत दे दिया रेखाओं के रूप में या यहां पर कह दिया लिपि के रूप में, जब आप निबंधन करते हैं, निबंधन करने का मतलब अभिव्यक्त करना या प्रकट करना, तो यहां पर ये जो रूप है दोस्तों ये आपके क्या कहलाता है, लिखित रूप कहलाता है। यानी ये कार्य कौन सा होगा, लेखन होगा। तो दोस्तों यहां पर राइट आंसर हो जाएगा लिखित रूप। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है संस्कृत भाषा शिक्षण से अंतिम कौशल। संस्कृत भाषा शिक्षण का अंतिम कौशल कौन सा है, या कह दें भाषा अध्ययनार्थम अंतिम प्रयत्नो भवति, भाषा के अध्ययन के लिए, तो भाषा अध्ययन के लिए या भाषा विकास के चरण कह दें, भाषा अध्ययन के प्रयत्न कह दें, सभी चार ही है दोस्तों। और वो भी आपके कौन से, श्रवण, भाषण, पठन और लेखन। यहाँ पूछा है अंतिम कौशल या अंतिम प्रयत्न, दोनों एक ही शब्द है, इसलिए यहाँ पर मैंने दो प्रश्न बना दिए, दोनों दो बार प्रश्न आए हुए दोस्तों, ये एक बार, ये दूसरी बार ऐसे प्रश्न पूछा गया। और अंतिम कौन सा होगा, लेखन होगा। नेक्स्ट है लेखन कलाया अत्यधिक महत्व वर्तते। लेखन का सबसे ज्यादा महत्व कहां होता है, मंचों पर,
नाट्य स्थलेषु, नाट्य स्थलों पर, या घरों में, या विद्यालयों में। तो देखो यहाँ पर साफ साफ तौर पर मंचों पर तो होता नहीं है, मंच यानी स्टेज पर या नाट्य स्थल जहाँ नाटक होता है तो वहां पर अभिव्यक्ति होती है, मौखिक कार्य ज्यादा होता है। घरों में लेखन होता नहीं है, तो सबसे ज्यादा कहाँ होगा? विद्यालय के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, वर्ण समामनाय पद्धति, यानी वर्ण समामनाय जो पद्धति है दोस्तों, वो आपके कस्य विधे अपर नाम, यानी कौन सी विधि का दूसरा नाम है दोस्तों? यहां पर वर्ण समामनाय ये एक कोई शिक्षण की पद्धति, यानी दोस्तों जब आप बच्चे को भाषा के अंदर यहां पर श्रवण करवाते हैं, या भाषण शिक्षण करवाते हैं, या पठन शिक्षण करवाते हैं, या फिर लेखन शिक्षण करवाते हैं, तो कुछ विधियां अपनानी पड़ती हैं। उन विधियों के अंदर एक यहां पर सबसे पहले अपन बात करते हैं पठन शिक्षण की। जब अपन बच्चों को पढ़ाते हैं भाषा, तो उस समय दोस्तों यहां पर अपन कुछ विधियां अपनाते हैं, जिनमें पठन शिक्षण की सबसे प्राचीनतम विधि कह दें, या सबसे पुराना जो तरीका है परंपरागत विधि कह दें। उसमें अपन क्या करते हैं, देखते हैं कि प्राचीन समय के अंदर जब बच्चे को भाषा पढ़ना सिखाया जाता था, उस समय सबसे पहले काम क्या करते थे? बच्चों को वर्ण पढ़ाते थे, यानी केवल वर्ण का ज्ञान करवाया जाता था। जब तक वो पूरी वर्णमाला नहीं सीख जाता था, तब तक उसको शब्द या फिर वाक्यों का परिचय नहीं करवाया जाता है। तो ऐसी जो विधि है जिसमें वर्ण की प्रधानता हो, पहले वर्ण, उसके बाद में यहां पर शब्द, और उसके बाद में दोस्तों यहां वाक्य का जो शिक्षण करवाया जाता है, तो वो जो विधि है वो आपके वर्ण विधि कहलाती है। और उसी विधि को दोस्तों वर्ण विधि कह दें, अक्षर विधि कह दें, या फिर यहां पर पठन शिक्षण की प्राचीनतम विधि कह दें। यानी पहले आप केवल बच्चे को वर्ण पढ़ना सिखाएं, जब वर्ण पढ़ना सीख जाए उसके बाद में उसको शब्द बना वर्ण। अगर यदि आजकल की जो जितनी भी आपके कॉन्वेंट स्कूल वगैरह देखेंगे, सीधे बच्चे को क्या दिखेगा? अगर यदि उसने कोई कबूतर का चित्र भी देखा, तो भी बच्चा क्या पढ़ेगा? उसको क से कबूतर, यानी वह क वर्ण भी पढ़ रहा है, साथ साथ में पद का भी उसको परिचय हो रहा है दोस्तों। तो अगर यदि आप जैसे ही अगर वहां पर उस बच्चे को क दिखा देंगे आज के समय में, तो बच्चा यहां पर सीधे इसको क से कबूतर बोलेगा, यानी बच्चा वर्ण से भी परिचित हो रहा है और पद से भी हो रहा है। तो वर्णों का और पद का एक साथ साथ ज्ञान करवाया जाता है, तो वो पद विधि होती है। लेकिन प्राचीन समय के अंदर पहले अगर यदि, या वर्तमान में अगर यदि आप केवल बच्चे को ये बढ़ा रहे हैं कि क यानी अ आ से लेकर य तक केवल वर्णमाला का ज्ञान करवा रहे हैं, तो वह विधि दोस्तों वर्ण विधि कहलाती है, जिसमें वर्ण की प्रधानता होती है और पठन का शिक्षण है वो वर्ण, शब्द और वाक्य के क्रम में चलता है। तो ये विधि दोस्तों पठन शिक्षण से संबंधित है। और वर्ण विधि का दूसरा नाम क्या है? अक्षर विधि है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा अक्षर विधि। नेक्स्ट दे रखा है वर्णमाला विध, शब्द शिक्षण विधि, वाक्य शिक्षण विधि इति त्रयो विधयः सन्ति। ये तीनों ही वर्णमाला, तो अभी मैंने यहां पर कहा जब बच्चे को आप पहले वर्ण सिखाएं, उसके बाद में शब्द और वाक्य सिखाएं और तीनों का अलग अलग शिक्षण करवाएं, तो वह जो विधि है वो कौन सी विधि होती है दोस्तों? वर्ण विधि। दूसरा, यहां पर वर्तमान समय का उदाहरण देकर के भी मैंने आपको बता दिया कि जब भी आप बच्चों को पढ़ना सिखाएं, उसमें पहले बच्चे का परिचय सीधे ही आप किससे कराएं? किसी पद या चित्र से। यानी अगर यदि आप बच्चे को कहीं पे चित्र भी दिखाओगे, तो भी जैसे अगर यदि आपने ये लिखा, तो भी आप बच्चा क्या बोलेगा? अ से अनार। या फिर अनार का चित्र दिखाओगे तो भी वो बोलेगा अ से अनार। या फिर अनार जो आप शब्द पूरा लिख देंगे तो भी क्या बोलेगा? अ से अनार। तो यानी आप यहां पर बच्चे को वर्णमाला सिखा रहे हैं, लेकिन पदों की सहायता से, उनमें जो प्रधानता रहती है वो पदों की रहती है। तो ऐसी विधि दोस्तों पद विधि कहलाती है, जिसको आप शब्द विधि भी कह सकते हैं, शब्द विधि भी कह सकते हैं। और तीसरा, जब पठन आप किससे करवाएं? वाक्यों की सहायता से। छोटे छोटे यहां पर जो मात्रा संबंधी जो ज्ञान अगर यदि देना है, तो वो भी आपके छोटे छोटे वाक्य, आप मामा आया, आम लाया, रमन अब घर चल कर पढ़ वगैरह, ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस बना करके आप बच्चों को जो है वर्ण सिखा रहे हैं या फिर पढ़ना सिखा रहे हैं, तो वह विधि दोस्तों कौन सी होती है? वाक्य विधि। तो ये वर्ण विधि, पद विधि या कहते हैं शब्द विधि या वाक्य विधि, ये तीनों ही दोस्तों किससे संबंधित है? पठन शिक्षण की विधियां हैं। ध्यान रखना, यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है, किससे संबंधित है? पठन शिक्षण से। यहां पर पठन शिक्षण
पठन का ही दूसरा नाम क्या दे रखा है, वाचन। दोस्तों यहाँ पर पूछा क्या है, इति त्रयो विधयो संति, ये तीनों ही विधियां किसकी है, तो वाचन शिक्षण की है, क्योंकि है तो पठन से संबंधित लेकिन पठन का ही दूसरा नाम क्या है, वाचन। नेक्स्ट है वर्ण उच्चारण शिक्षणेन, वर्णों के उच्चारण शिक्षण से कस्य नियमित प्रशिक्षणम भवति, वर्णों के उच्चारण से, यानी आप वर्णों का बार बार उच्चारण करते हैं तो उससे नियमित प्रशिक्षण किसका होता है, बार बार वर्ण उच्चारण से, वर्ण उच्चारण से आपके किसका प्रयास होता है या किसका प्रशिक्षण होता है, बार बार वर्णों के उच्चारण से किसकी ट्रेनिंग दी जा सकती है, ये पूछा है। तो श्रवण इंद्रिय की, तो श्रवण इंद्रिय की तो दी नहीं जा सकती है। स्वर यंत्र की, स्वर यंत्र बिल्कुल, हाँ यहां पर यह हो सकता है कि जब आपका स्वर यंत्र बार बार जब आप उच्चारण करेंगे तो वो परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों भाषण कौशल के अंदर सबसे ज्यादा, यहां पर मैंने आपको अभी बताया कि भाषण के अंदर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, देखो बार बार यहां पर संभाषण करना, यानी आप जितनी ज्यादा बार उच्चारण अभ्यास करेंगे तो उच्चारण का महत्व होता है और संभाषण पर बल दिया जाता है, बार बार बोलेंगे तो इसका जो है विकास ज्यादा होगा, और बोलेंगे तब दोस्तों आपका जो है स्वर तंत्र भी मजबूत होगा। तो इसका मतलब यहां पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, स्वर यंत्र, क्योंकि श्रवण इंद्रिय का होगा नहीं, प्राण इंद्रिय और स्पर्श वाली इंद्रिय ये तो दोस्तों हमारी त्वचा वगैरह होती है तो उनका विकास होगा नहीं है। यहां दे दिया वर्णों के उच्चारण से किसका विकास होगा, तो पहले ऑप्शन राइट हो जाएगा स्वर यंत्र का। नेक्स्ट आपके प्रश्न दे रखा है सस्वर पठनम आवश्यकम अस्ति, सस्वर पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी किसके लिए है, शुद्ध उच्चारण के लिए, भाव ग्रहण के लिए, काठिन्य निवारण के लिए और प्रश्नों के समाधान के लिए। तो प्रश्नों के समाधान के लिए तो शुद्ध पढ़ना जरूरी नहीं है, कठिनताओं के निवारण के लिए भी आप शुद्ध उच्चारण जरूरी नहीं है, यहां पर सस्वर पढ़ना जरूरी नहीं है। सस्वर पढ़ना तो सबसे महत्वपूर्ण, भाव ग्रहण करने के लिए भी सस्वर पढ़ना जरूरी नहीं, आप मौन वाचन करके भी भाव ग्रहण कर सकते हैं दोस्तों। यहां पर सस्वर जो है पठन वो किसके लिए है, शुद्ध उच्चारण के लिए, आपको कि उच्चारण आपका सही है या नहीं है, उसके लिए तो जब आप सस्वर उच्चारण करेंगे तभी तो पता चलेगा कि यहां पर उच्चारण आपका शुद्ध है या नहीं है। तो सस्वर सबसे ज्यादा जरूरी किसके लिए है दोस्तों, ध्यान रखना शुद्ध उच्चारण के लिए, और सस्वर पठन का सबसे ज्यादा महत्व किस में होता है दोस्तों, तो ध्यान रखना पद्य में सबसे ज्यादा महत्व होता है। नेक्स्ट, संस्कृत शिक्षण मौखिक अभिव्यक्ति का साधन है, साधनम अस्ति, मौखिक अभिव्यक्ति का साधन। संस्कृत शिक्षण में यानी जब आप कोई भाषा का शिक्षण करवाते हैं तो मौखिक अभिव्यक्ति का साधन कौन सा है, कविता पाठ, कथा वाचन, चर्चा और परिचर्चा। तो अपन चर्चा परिचर्चा करते हैं तो भी मौखिक अभिव्यक्ति होती है, कथा वाचन करते हैं तो भी मौखिक अभिव्यक्ति होती है, कविता पाठ या काव्य पाठ करते हैं तो भी मौखिक अभिव्यक्ति, यानी ये भी होगा ये भी होगा ये भी होगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, डी सर्वे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है संस्कृते चतुर्विध भाषा कौशलेषु, संस्कृत के चारों भाषा कौशलों में तृतीय कौशल कौन सा है। तो तृतीय कौशलों में यहां पर दोस्तों क्रम ध्यान रखना LSRW, यानी यहां पे कह सकते हैं श्रवण, स्पीकिंग यानी भाषण, रीडिंग यानी पठन और राइटिंग यानी लेखन। तो दोस्तों यहां क्या पूछा है, तृतीय कौशल, तो तृतीय कौशल कौन सा हो जाएगा आपका, पठन कौशल है वो तृतीय कौशल हो जाएगा। सीधा सीधा प्रश्न पूछा हुआ है, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है पठन कौशले भवति, पठन कौशल में होता है, पठन कौशल में क्या क्या होता है, सस्वर मौन वाचन च, शुद्ध लेखन परिमार्जन च, शुद्ध लिखना और परिमार्जन करना, अंत्याक्षरी श्लोक लेखनम च, अंत्याक्षरी श्लोक लेखन, भाषा भाषास्य लिपि रूपे अवतरणम, भाषा का लिपि रूप में अवतरण दोस्तों लेखन में होता है, भाषा का लिपि रूप में अवतरण लेखन में होता है। अंत्याक्षरी श्लोक लेखन, तो श्लोक लेखन है वो लेखन में होता है, और अंत्याक्षरी दोस्तों यहां पर किस में होती है, भाषण के अंदर होती है दोस्तों। फिर उसके बाद में शुद्ध लेखन परिमार्जन, शुद्ध लेखन और सही करना, ये दोस्तों किस में होता है, लेखन में होता है।
तो यहाँ पर आपको पूछा पठन कौशल में, तो पठन कौशल कह दो या फिर वाचन कह दो, एक ही बात है। तो उसमें एक तो क्या होता है सस्वर पढ़ना और दूसरा क्या होता है मौन वाचन। तो आपके यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। तो पठन कौशल में क्या होता है सस्वर वाचन और मौन वाचन होता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, छात्राः श्रवण अपेक्षया पठनेन अधिकम ज्ञानम समुपार्जन्ति इति परामर्श विद्यन्ते। यानी छात्र श्रवण की अपेक्षा पठनेन यानी पढ़ने के द्वारा, यहां पर दोस्तों ये जो दे रखा है श्रवण की अपेक्षा पढ़ने के द्वारा ज्यादा ज्ञान अर्जित करते हैं। ये दोस्तों परामर्श है पठन कौशल में, भाषण कौशल में, श्रवण कौशल में और लेखन कौशल के अंदर। तो दोस्तों यहां कह दिया छात्र है वो सुनने की अपेक्षा पढ़ने से ज्यादा ज्ञान अर्जित करते हैं। तो पढ़ने से ज्यादा ज्ञान अर्जित करते हैं तो इसका मतलब ये तो किसमें होगा दोस्तों पठन कौशल में होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा पठन कौशल, यानी छात्र श्रवण की अपेक्षा पढ़ने से ज्यादा ज्ञान अर्जित करेंगे। तो वो महत्वपूर्ण कौन सा हो गया पढ़ना महत्वपूर्ण हो गया। तो नेक्स्ट हो गया यहां पर प्रश्न है भाषा या विचार अभिव्यक्ति, यानी भाषा या विचार अभिव्यक्ति भवति, भाषा के विचारों की अभिव्यक्ति होती है। भाषा के विचारों की अभिव्यक्ति किससे होती है दर्शनेन वाचनेन, देखने से और बोलने से। तो देखने से अभिव्यक्ति तो होती नहीं है दोस्तों, देखने से तो ग्रहण होता है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। दूसरा है भाषणेन दर्शनेन, ये उल्टा ही दे रखा है, इसी का ही दूसरा रूप दे रखा है दोस्तों। यहां पर आपके भाषण से तो अभिव्यक्ति होती है लेकिन देखने से ध्यान रखना आपके श्रवण से ग्रहण होता है, पढ़ेंगे तो भी ग्रहण होगा लेकिन यहां पढ़ेंगे तब क्या करेंगे देखेंगे। तो दोस्तों यहां पर आपके सुनने से और देखने से ग्रहण होता है और बोलने से और लिखने से दोस्तों क्या होता है अभिव्यक्ति। सीधा सीधा अभी यहां पर देखो आपके इसके अंदर अभिव्यक्ति संबंधी ये प्रश्न पूछा गया जो मैंने आपको बताया। देखो अभिव्यक्ति भाषा के विचारों की अभिव्यक्ति या तो भाषण से होगी जब बोलेंगे होगी और या फिर लेखन से होगी। तो इसी के अंदर आपके प्रश्न का सीधा ही राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर ये दे रखा है भाषणेन लेखनेन, मनन करने से भी नहीं होगी, मनन करने से भी ग्रहण होता है दोस्तों, ध्यान रखना मनन से ग्रहण होता है, श्रवण से भी ग्रहण होता है। इन दोनों से अभिव्यक्ति होती है, भाषण से और लेखन से, इन दोनों से क्या होती है अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति होती है। और भाषण से और दर्शन तो देखने से ग्रहण होगा और भाषण से क्या होगी दोस्तों अभिव्यक्ति, भाषण से क्या होगी अभिव्यक्ति, दर्शन से वही आपके यहां पर क्या होगा ग्रहण होगा और इधर वाचन से क्या होगी अभिव्यक्ति होगी, वाचन से ग्रहण होगा, वाचन से भी क्या होगा ग्रहण। तो दोस्तों यहां पर ध्यान रखें ये एक तो यहां पर भाषण और लेखन से क्या होगी दोस्तों अभिव्यक्ति होगी, विशेष रूप से ध्यान रखें। तो राइट आंसर यहां पे पूछा है भाषा के विचारों की अभिव्यक्ति होती है, तो राइट आंसर हो गया सी भाषण और लेखन से। नेक्स्ट प्रश्न है विचार अभिव्यक्ति काव्याम कौशलाभ्याम क्रियते, ये सेम ही प्रश्न है, विचारों की अभिव्यक्ति कौन से कौशल से होती है। तो विचारों की अभिव्यक्ति यानी कि भाषा छात्र के दिमाग में जो भी विचार है उसकी अभिव्यक्ति वो कैसे करेगा, अभिव्यक्ति मतलब बाहर निकालेगा, तो या तो भाषण करेगा कथन करेगा या फिर क्या करेगा उसको लिखेगा। तो इन दोनों से लेखन और भाषण से यानी बोलने से और लिखने से अभिव्यक्ति होती है। तो सुनने से पढ़ने से तो ये तो ग्रहण होगा, ये है नहीं। भाषण और लेखन से तो बिल्कुल भाषण और लेखन से, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा भाषण और लेखन। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन क्या, लेखन और श्रवण से, तो लेखने से और सुनने से तो ग्रहण और अभिव्यक्ति दोनों होगी, श्रवण और भाषण से तो सुनने से ग्रहण होता है भाषण से अभिव्यक्ति होती है। तो यानी कि आपको पूछा है अभिव्यक्ति तो या तो बोलने से होगी या लिखने से होगी, राइट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है श्रवण कौशलस्य प्रमुखम साधनम अस्ति, यानी सुनने का प्रमुख साधन, सुनने का प्रमुख साधन कौन कौन सा दोस्तों। तो यहाँ पर देखो जब बच्चे को भाषा का श्रवण करवाया जाता है तो वह सुनता किस किस से है, जिनसे सुनेगा तो दोस्तों वह सभी बच्चे के जो है श्रवण के साधन माने जाते हैं। अब श्रवण के साधन कौन कौन से होते हैं, जिनको आप यहां पर कह सकते हैं श्रव्य साधन,
श्रव्य साधन। आप शिक्षण सामग्री के अंदर जो पढ़ते हैं श्रव्य साधन, उसके अंदर देखो दोस्तों ध्यान रखना, भाषा का जो है ग्रहण या कह सकते हैं श्रवण बच्चा सबसे पहले अनौपचारिक रूप से शुरू करता है। तो यहां पर ध्यान रखना, बच्चा अनौपचारिक रूप से भाषा सुनना शुरू कहां करता है? अपने परिवार में। और उसमें भी सबसे पहला साधन कौन हो जाता है? माता। और उसके बाद में दोस्तों परिवार के सभी सदस्य, पिता इत्यादि जो भी उसके रिश्तेदार है, वो सभी इसके साधन अनौपचारिक रूप से भाषा का जो श्रवण वो इनसे करता है। इसके अलावा भाषा का औपचारिक रूप से दोस्तों यहां पर वो जो श्रवण करता है वो करता है अपने विद्यालय के अंदर। और विद्यालय में किससे करता है? गुरु से करता है दोस्तों। तो यहाँ पर गुरु उसका औपचारिक रूप से भाषा ग्रहण का। इसके अलावा बच्चा जो है, ये तो सारे सारे मानवीय साधन है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे यंत्र है, मशीन है, जिनकी सहायता से बच्चा क्या करता है? श्रवण करता है। जिसमें आपके बहुत सारे भाषा यंत्र भी हो गया, आपका लाउड स्पीकर भी हो गया, या रेडियो या आकाशवाणी भी हो गया। इसके अलावा भाषा विस्तारक यंत्र वगैरह बहुत सारे जो भी श्रवण के साधन है जिनसे आप बच्चा सुनता है भाषा, वो सारे यांत्रिक साधन होते हैं। लेकिन अब देखो यहाँ पर पूछा है श्यामपट, तो श्यामपट तो आपको पता है दृश्य साधन है, पुस्तक भी दृश्य साधन है, चित्र भी दृश्य साधन है। गुरुमुख यानी गुरु के मुंह से वो क्या करता है? भाषा को सुनता है। और वो भी कैसे? औपचारिक रूप से भाषा का जो है श्रवण वो गुरु से करता है, और जगह होती है विद्यालय दोस्तों। तो इसलिए ध्यान रखना, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गुरुमुख। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने यहां पर, गुरुमुखम इति साधनम विद्यते। गुरुमुख साधन है। अभी यहां पर जो बात की थी, गुरुमुख किसका साधन है? श्रवण कौशल का साधन है दोस्तों। किसका साधन है? श्रवण कौशल का साधन है। तो यहां पर आपके राइट आंसर हो जाएगा श्रवण कौशल। तो दोस्तों आज की इस क्लास के अंदर हमने जो यहाँ पर चर्चा की थी मुख्य रूप से, वो की थी किसकी? भाषा कौशलों की विस्तार से चर्चा की थी दोस्तों। उम्मीद करता हूं मेरी ये क्लास अच्छी लगी होगी। इससे संबंधित बाकी जो प्रश्न है वो अपन दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।